If I tell about agriculture, mostly we obtain food from agriculture and animal husbandry. ये हमारा एकदम आम बात है कि एग्रीकल्चर होता है तो हम लोग को खाना मिलता है. जो लोग नॉनवेज के शौकीन होते हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री से बहुत ही फायदा होता है. तो इन इंग्लिश वर्ड वी कैन टेल दैट एग्रीकल्चर का मतलब हुआ लैटिन में एगर मीन्स है फील्ड, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, उसे तोड़ देते हैं. एगर एजीईआर एगर का मतलब होता है फील्ड, और कल्चरा CULTURA कल्चरा जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन. तो ओरिजिनली टर्म हुआ फील्ड कल्टीवेशन. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर फूड रिक्वायरमेंट्स. ऑन द अदर हैंड, अगर अलग साइड में मैं देखूं, रियरिंग एनिमल्स to obtain milk, eggs, meat, and their management is all total called animal husbandry. तो on the other hand, rearing animals, जिसके साथ हम लोग रियर करते हैं, क्या रियर करते हैं? मिल्क, एग्स, मीट, और उनको संभालने का जो प्रोसेस है उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, कुछ हमारे फूड के हिस्से प्लांट से आते हैं, कुछ हमारे एनिमल से आते हैं. अगर उस चीज को दिमाग में रख के आगे बढ़ा जाए, उस चीज को दिमाग में रख के अगर आगे बढ़ा जाए, तो क्या जरूरत है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव करने का? कोई तो फायदा होगा. अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव करना चाहता हूं या पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल चीजों को इंप्रूव करना चाहता हूं, तो देयर शुड बी सम रीजंस. विदाउट रीजन हम कोई काम नहीं करते. तो अगर हम लोग इस चीजों को देखें, so currently our population is more than a 1/4 billion and is still growing. So to meet this large quantity, yeah, large amount of peoples, we need the good quantity of food grains. अगर फूड ग्रेन्स नहीं होंगे तो इतना बड़ा पॉपुलेशन का नीड मीट नहीं होगा. अब इसके साथ एक किस्सा जुड़ा होता है. जैसे हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, तो उसका इफेक्ट हम लोग इंप्रूविंग क्रॉप्स और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर भी कर रहे हैं. जैसे आपका मोबाइल फोन निकला है, वैसे ही ट्रैक्टर से एग्री ट्रैक्टर भी बना है. सो देयर इज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अब इस चीज को दिमाग में लेके आगे बढ़े तो हम लोग का एक पार्ट आएगा जिसको बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन का पार्ट क्या होता है? आवर कंट्री हैज two significant revolution. क्या in agriculture and animal husbandry. तो एग्रीकल्चर का बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, और एनिमल हस्बेंड्री का बात करें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. Green Revolution led to increased food grain production. अगर White Revolution का बात करें, it led to better and more efficient use of availability of milk in India. Availability of milk in India. That's why White Revolution. तो इन दो रिवॉल्यूशन के बारे में आपको एक कंसेप्ट लाना होगा. However, this revolution caused over-exploitation of our natural resources due to the more intensive use of land for crop production and subsequent loss of soil fertility. Due to over-exploitation of soil, land is becoming scarce and quantitatively as low as quantitatively.
क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के मामले में प्रॉब्लम आ रहा है. So as a result, there are changes of damaging and destroying the balance of our natural resources. So it's a result that are changes of damaging and destroying the balance of our natural resources. So by distributing our natural resources, we will degrade the productivity of agriculture. एक बार सोचो, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को कोई भी प्रॉब्लम करते हैं तो आपका प्रोडक्शन लेवल डिग्रेड करेगा. So therefore we need for sustainable agriculture to increase the food production without further depleting, या आप और भी इजी वर्ड में ले लीजिए, without further decreasing or exploiting the natural resources and disturbing the balance in nature. Hence, we should need to practice suitable practices or sustainable practices in agriculture and animal husbandry. तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी में हम लोगों को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लाना पड़ेगा. अगर नहीं लाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल रिसोर्सेज डेप्लीट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, और इसके कारण से हमारा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. नाउ व्हाट इज इट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर? फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड या बोल सकते हैं हेल्दी लिविंग, इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट sustainable agricultural practices such as mixed farming, intercropping, crop rotation, crop selection, integrated agriculture. ये सब चीजें जिसका मैं बात कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली इन चीजों का थोड़ा बहुत चीज आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. क्रॉप रोटेशन आप जानते हैं, इट्स वेरी इजियर फॉर अस टू नो. इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप सिलेक्शन या कुछ इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. Having any problem, Kumar? Don't unmute yourself if you don't need. Okay. Now, combining agriculture with poultry farming, fish culture, beekeeping, livestock production is known as integrated agriculture. Combining our agricultural resources or agriculture with poultry farming, fish culture, livestock production, bee weaving, yeah, beekeeping, this particularly will known as a integrated agriculture. In this particular chapter, we will learn about the different food crops, how they are cultivated and safely stored, about animal husbandry and how to improve their production. So the main aim to read the chapter is to learn about the different food crops, about their quantitative or qualitative value, about their cultivated and the safely stored part, whereas animal husbandry and how to improve their production. So this thing will be going to learn. Now, starting with the improvement in crop yield. अगर मैं ये पार्ट के बारे में आपको बात करता हूं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. अब क्रॉप को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं. एक कैटेगरी का नाम देता हूं फूड क्रॉप्स, एक देता हूं फूडर क्रॉप्स. अब इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आपको. अब कुछ हमारे खाने के लिए हम लोग उगाते हैं और कुछ पर्टिकुलरली हमारे जो एनिमल्स से जो हमारे फार्मिंग में काम आते हैं उनके लिए. अगर मैं फूड क्रॉप्स का बात करूं तो ये फूड क्रॉप इंक्लूड करते हैं उन क्रॉप्सों को जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मौजूद है और वो हमारा डेली खाने का सामान है, जैसे सेरल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स.
सेरल पल्सेस ऑयल सीड, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। चैप्टर 1 के बारे में अगर आप लोगों का अभी तक वो पार्ट्स आए नहीं है तो लिटिल बिट आपको बोलना पड़ेगा, तो आप इस चीज को समझेंगे। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है, आप लोग जानते हैं शरीर का हर एक ऑर्गन अलग अलग तरीके का काम करता है, तब जाके हम लोगों का पूरा मेटाबॉलिज्म चलता है। हमारा एक्सक्रीटरी पार्ट अलग है, हमारा डाइजेस्टिव पार्ट अलग है, हमारा रेस्पिरेशन पार्ट अलग है, हमारा सर्कुलेटरी पार्ट अलग है। इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को है। अब जितना आप आगे चलते जाएंगे आप लोगों को उतना चीजों के बारे में आइडिया रहेगा। मैं पहले बता देता हूं, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में काफी समय लगेगा, और इसको अगर मैं बुक देख के आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं तो यू विल फीलिंग वेरी बोरिंग अबाउट इट, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो बेटर वी टेक सम notes and particular parts from the book and we will discuss among ourselves. So as I told you, the improvement in crop yield, that means already हमारे पास दो कैटेगरीज है क्रॉप की, एक फूड क्रॉप्स, एक फूडर क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स हमारे उन चीजों को बोलते हैं, तो फूड क्रॉप्स हम उन चीजों को बोलेंगे जिसमें से हम लोग को न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑब्टेन होता है खाने के लिए। एग्जांपल्स सेरेल, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। इन एडिशन देयर आर वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अगर मैं सेरेल्स का बात करूं, ये सेरेल्स क्या होते हैं? सेरेल्स के अंदर ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमें। सेरेल्स के अंदर ज्यादातर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, बार्ले, ये कुछ हमारे कॉमन सेरेल्स हैं। और सेरेल्स क्या करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? हमारा द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। सो इन पर्टिकुलर सिंपल इंग्लिश वी कैन से दैट cereals provide us carbohydrates for meeting the energy requirements of our body. Cereals provide us carbohydrates for meeting the energy requirements of our body. So cereals का part carbohydrate से related. Pulses, ग्राम जिसको चना कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द का दाल, पी मटर, ग्रीन ग्राम मूंग का दाल, लेंटिल मसूर, आपका अरहर होता है एक पिजन पी। तो इनको सब मिला के हम लोग पल्सेस कहते हैं। ये हमारा प्रोटीन पार्ट है, ये हमारा प्रोटीन पार्ट है। जो लोग नॉनवेज होते हैं, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो दाल अपने डेली बैलेंस डाइट में दाल हम लोग रखते हैं। इट्स अ इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रोटीन। हम लोगों ने और एक पार्ट का जिक्र किया था जिसका नाम था ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के अंदर सोयाबीन आएंगे, ग्राउंडनट आएगा, सीसम आएगा, मस्टर्ड आएगा, कैस्टर आएगा, सनफ्लावर आएगा, लिनसीड आएगा। अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर ऑयल सीड्स में हमें क्या देते हैं? ऑयल देते हैं। तो ऑयल के अंदर रहता क्या है? फैट्स। तो हमारा पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट था जो सेरेल्स दे रहा था, पल्सेस हमें प्रोटीन दे रहा है, और लास्ट पार्ट दैट इज ऑयल सीड्स हमें फैट्स दे रहे हैं। तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स रहना चाहिए। अब ये विटामिन और मिनरल्स का बात हम लोग करें तो दैट विल बी गोइंग टू गेट फ्रॉम आवर वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स। वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस प्रोवाइड्स अस विटामिन्स। वेजिटेबल, fruits and spices provide us vitamin and minerals. In addition to this, इसके साथ साथ वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। अगर मैं वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस का बात करूं तो वो हमें ऑटोमेटिकली विटामिन्स, मिनरल्स तो दे रहे हैं, उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहे हैं। अगर बेसिकली मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बोलने का कोशिश करूं तो सेरेल्स
जिसमें राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, बार्ले, ये कार्बोहाइड्रेट्स में चले गए। पल्सेस मैंने ऑलरेडी कहा था, चना, उड़द, मटर, अरहर, मूंग, मसूर, ये प्रोटीन में चले गए। सरसों का तेल बोलिए, सनफ्लावर ऑयल बोलिए, सोयाबीन ऑयल बोलिए, इनमें विटामिन फैट्स है। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस, वेजिटेबल स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, पंपकिन, ब्रिंजल, ये कुछ आपके एग्जांपल्स है जो विटामिन मिनरल्स देते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स का नाम बताते हैं, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, गुआवा। कुछ स्पाइसेस का नाम बताते हैं जो हम लोग डेली मसाला जो खाते हैं, चिली, टर्मिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, मरीच, आपका मिर्ची, हल्दी, अदरक। तो ये सारे चीजें के अंदर से मुझे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कुछ सेलुलोज का पार्ट मिलता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। सेलुलोज आपको याद होगा, आप लोगों को मैं पढ़ाया था क्लास 8 में सेल वॉल में। मैंने बोला था प्लांट बॉडी में सेल वॉल में, प्लांट बॉडी सेल वॉल में होता है, और प्लांट बॉडी में आपका सेलुलोज मिलेगा कार्बोहाइड्रेट के जगह पे, इफ यू रिमेंबर दैट। तो ये मेरा एक टाइप ऑफ फूड क्रॉप्स निकला। नाउ माय नेक्स्ट पार्ट, शॉर्ट पार्ट, fooder crops. Fooder crops are those crops which are raised as a food for the livestock. Livestock means आपका एनिमल हस्बेंड्री में खाने देने के लिए, उस पर्टिकुलर जानवर को खाना खाने देने के लिए आपका पर्टिकुलर कोई चीज का जरूरत पड़ेगा, एंड दैट इज माय फूडर क्रॉप्स। उसमें आपका बरसम आता है, ओट्स आता है, या और बहुत सारे फूडर क्रॉप्स आते हैं जो हम लोग नॉर्मली जानवर के लिए रखते हैं। अगर मैं इस क्रॉप्स को बात करते हुए चलूं तो हमारे लिए एक पार्ट हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 में पढ़े थे, वो था क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। अगर मैं उनके हिसाब से बात करूं तो हमारा जो ज्योग्राफी है, अगर मैं ज्योग्राफी का बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द भूगोल हमारा प्लांट्स भी डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। So in a simple English I can say you that for the growth and completion of their life cycle, for the growth and completion of their life cycle, different crops require different climatic conditions. Different crops require different climatic conditions, temperature of the surrounding and duration of sunlight received. So few factors you need to know. Few factors you need to know over here for the growth and the completion of their life cycle. Different crops require different climatic condition, जिसके अंदर टेम्परेचर, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर और ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट रिसीव्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है ये टोटल ड्यूरेशन होता है एक प्लांट के लिए, टोटल ड्यूरेशन होता है एक प्लांट के लिए जहां पे वो लोग सनलाइट रिसीव कर रहा है। तो बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड द फ्लावरिंग डिपेंड्स ऑन सनलाइट। Growth of plants and flowering depends on sunlight, depending upon the season in which they are grown. अगर रेनी सीजन का होगा तो सनलाइट ड्यूरेशन अलग होगा, विंटर में सनलाइट ड्यूरेशन अलग होगा, समर में सनलाइट ड्यूरेशन अलग होगा, क्योंकि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर सीजन कि उसमें कितना सनलाइट रहना चाहिए। तो ऑल टोटल रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स से बढ़ने से पहले हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स दिमाग में रखने होंगे। पहला फैक्टर है कि ग्रोथ और कंपटीशन के लिए उनके पूरे लाइफ साइकिल को अगर मैं कंप्लीट करूं तो अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में बड़े होते हैं। अगर अलग अलग क्रॉप अलग अलग कंडीशन में बड़े होते हैं तो उनका टेम्परेचर, उनका ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट रिसीव्ड अलग होगा। यहां पे एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड।
तो ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट रिसीव्ड विल बी नोन एज फोटो पीरियड. तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग डिपेंड ऑन द सनलाइट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन इन विच दे आर ग्रोन. इसके आधार पे हम लोगों ने रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स को अलग किया. अब रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स के बाद भी एक क्रॉप्स होता है जायड क्रॉप जो समर में होते हैं, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है. शायद आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे. रबी क्रॉप्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि रबी क्रॉप जो होता है ये नॉर्मली नवंबर टू अप्रैल इनका ग्रोथ स्पैन होता है. नवंबर टू अप्रैल इनका ग्रोथ स्पैन होता है और नॉर्मली इनको रबी सीजन भी बोला जाता है. इस सीजन में नॉर्मल जो हमारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं वीट होता है, ग्राम, बीज, लिनसीड, मस्टर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं. आपके परीक्षा में आपको बोला गया गिव सम एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स, देन यू नीड टू से wheat, gram, peas, linseed and mustard are the important रबी क्रॉप्स. अगर मैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करता हूं तो ये इनका समय होता है जून टू अक्टूबर. जून टू अक्टूबर में मेनली जो आपके पास जो अनाज आते हैं उसको खरीफ सीजन का क्रॉप कहते हैं या खरीफ क्रॉप्स भी बोल सकते हैं. इनमें आपको बाजरा मिलेगा, जौहर मिलेगा, पैडी मिलेगा, मेज मिलेगा, कॉटन मिलेगा. ये कुछ आपके नॉर्मल एग्जांपल है. आप कैस्टर ऑयल का नाम सुने हैं, कैस्टर ऑयल. इस कैस्टर ऑयल में नॉर्मली कैस्टर ऑयल जो होता है वो नॉट एडिबल होता है, मतलब उसको खाया नहीं जा सकता. इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंट, सोप्स, इंक्स, लुब्रिकेंट, पॉलिशेस और परफ्यूम्स. क्योंकि पिछले साल आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बूस्टर किए थे कि कैस्टर ऑयल एडिबल नहीं है फिर भी इतना उसका कहां पे इस्तेमाल होता है. कैस्टर ऑयल एक एडिबल ऑयल नहीं है तो उसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? आंसर होंगे पेंट बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, लुब्रिकेंट, पॉलिशेस बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे. तो ये पार्ट आपको मैं बता के रखूं. अब एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड. अगर मैं एक्टिविटीज के बारे में बोलूं, देखिए आपका ये कौन है जो किया ये वाला स्टिक कर दिया है, इसको हटा नहीं पा रहा हूं. ओके कुमार, क्या हुआ? आप क्या सोचते हैं? आप लोग वहां पे पेन में हाथ देंगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा? गौतम, डोंट डू इट नाउ. हमारा जो इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड्स के बाद हमारा जो पार्ट आएगा एक्टिविटीज फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड. अब चीजों को अच्छी तरीके से समझो. रबी क्रॉप्स और हमारा जो पार्ट था खरीफ क्रॉप्स. अब आपको मैं कंपेयर करने के लिए कहूं. Now, if you compare the data of fruit production from 1952 to 2010, 1952 से लेके 2010 तक अगर आप फूड प्रोडक्शन डेटा को कंपेयर करेंगे, you will find that there has been an increase of 400% in the production of food grains. However, the cultivable land area has increased by only 25% during this period. तो 25% सिर्फ आपका कल्टीवेटेबल लैंड बढ़ा है, मगर 400% उसका इंक्रीजमेंट हुआ है प्रोडक्शन में. इसका मतलब है 4 times. How this increase in food production has been achieved? That will be asked to you.
नाउ इसके आंसर में मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो फूड प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट हुआ है, ये अचीव करने के लिए इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हुआ है. That means in an easy English term, I can say that this increase in food production has been achieved by improving agricultural practices. So they are broadly three stages of farming. They are broadly three stages of farming. The selection of seeds for planting, the nutriting of crop plants, and the protection of the growing crops and harvested crops for the loss. अब इन तीन पार्टों को हम लोग अलग अलग तीन तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. अगर मैं बोलूं तो एग्रीकल्चरल टास्क या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता क्या है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि एक फार्मर बहुत तरीके का टास्क परफॉर्म करता है गुड क्रॉप उगाने के लिए. अब इन टास्कों को अगर हम लोग दिमाग में लेके चले, दैट विल बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल टास्क. So the various tasks performed by a farmer to produce a good crop are called agricultural tasks or agricultural practices. So agricultural practices require systematic planning and proper management at all stages of crop production. Agricultural practices require systematic planning and proper management at all stages of crop production. If we start from the selection of the seeds to the preparation of the soil to harvesting and storage of food. So again I am repeating this thing. Please hear it properly. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का बात कर रहा हूं तो पहला चीज होगा सिस्टमेटिक प्लानिंग, उसके साथ प्रॉपर मैनेजमेंट. किस चीज का प्रॉपर मैनेजमेंट? जब आपका क्रॉप प्रोडक्शन का जो स्टेजेस होंगे, पहला आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स, उसके बाद याद करिए क्लास 8 चैप्टर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड स्टोरेज ऑफ फूड. So adopting good farming practices and managing resources like soil and water efficiently are helpful for this major activity of improvement of crop. So if you are adopting good farming practices to manage your resources like soil and water efficiently, then it's helpful for your improving the crop yields. That means crop variety improvement, crop production management, crop protection management. Crop variety improvement, crop production management and crop protection management. ये तीन पार्ट्स को हमारा एक्टिविटीज ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड में ले लेंगे. एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप यील्ड पे ये पर्टिकुलर पार्ट ले लेंगे. Am I clear guys? 45 मिनट्स में मैंने एक पेज आपका कंप्लीट कर पाया हूं. And that is the main part. Now crop variety improvement के बारे में अगर बात करूं तो इसको मैं अगर शुरू किया तो खत्म नहीं कर पाऊंगा. I need some time for this. अच्छा, थोड़ा बहुत बता देते हैं क्रॉप इसका जो नेक्स्ट पार्ट है. ये देखिए, अगर मैं इस पार्ट का बारे में बात कर रहा हूं जहां पे मैंने ऑटोमेटिकली मार्क किया है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो ऑटोमेटिकली मैं इन पार्ट्स के बारे में इतना देर से बात कर रहा था. एक पेज मैंने आपको पढ़ाने में मेरा जितना भी चीज मैंने बताया, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड आउट एंड आई विल सेंड इट टू द रिकॉर्डिंग टू यू.
तो अगर आपके कहीं पे डाउट लग रहा है कि मुझे यहाँ पे डाउट है, मैं ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया, सर बोल दिए हैं, सो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग पार्ट and after that you can have a question in your WhatsApp group. You can send me the question in your WhatsApp group that which part you are not able to understand, so I can again repeat the part, because it is the basic fundamental part that you should know about it. Whenever you are going for the higher studies, you need to know. And according to the biological part, I want that 25 marks in CBSE, you should get it. 25 marks out of 25, we can answer 25 and we should get 22 to 24. That will be our target. So if you follow some rules and regulation, we can do it out. I hope आज आपका बोस सर आपको इन्हीं पार्ट्स के बारे में बताया गया था. Okay. Now, अगर मैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करता हूं, तो उसका नीड क्या है? Need for crop variety improvement. क्यों? A good variety of crop is one which gives better yield in minimum time with resources and land. तो improvement का मतलब क्या हुआ? Improvement in variety means to develop varieties with desired characters such as higher yields, better quality, resistance to disease. This should be the improvement in variety. तो ये actually होता कैसे है? It is mainly done by improving the genetic makeup of crop plants through plant breeding. Plant breeding के माध्यम से हम लोग ये कर सकते हैं. तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि plant breeding क्या होता है? अब plant breeding को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये एक साइंस है जो improving the genetic makeup of the plants in relation to their economic values. I cannot explain you the Hindi because I'm not so good at Hindi. I can tell you that plant breeding can be wrote as a science of improving genetic makeup of plants in relation to their economic values. Yeah, economic use. So we can select variety of plants can be selected by the breeding plants for their various useful characteristics such as disease resistance, yeah, response to the fertilizers, quality of product or high yield. Now, if we take an example that some commonly used plant breeding methods for the improvement of crops, जो सबसे easiest plant breeding methods जो होते हैं जो क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए लगते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन ये एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से पर्टिकुलर दो क्रॉप्स को जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स हैं उनको प्रोजेनी के कारण से उनका डिजायर्ड जो फल होता है, या आई कैन से यू इन अ प्रॉपर इंग्लिश दैट hybridization is the process of crossing two genetically dissimilar plants to obtain a progeny with desired traits. इसका मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग क्रॉप्स को मैंने लिया और उनके अंदर मैंने रिप्रोडक्शन करवाया. जब उनके अंदर मैं रिप्रोडक्शन करवाया तो कोई ना कोई कारण से मैं रिप्रोडक्शन करवा रहा हूं दो अलग स्पीसीज, दो अलग फैमिली के अंदर. तो ऑटोमेटिकली मेरे को चाहिए क्या ना, बेटर क्रॉपिंग, बेटर क्रॉप यील्ड चाहिए जो इंटर वेरिएंटल होगा, इंटर स्पेसिफिक होगा, इंटर जेनेरिक होगा. अब इन तीनों चीजों का डायरेक्ट मीनिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन से. अगर मैं इंटर वेरिएंटल बोलता हूं तो क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम प्लांट, क्रॉस बिटवीन
two different varieties of same plant species, दो different varieties सेम प्लांट स्पीसीज के अंदर मैं क्रॉस करवा रहा हूं, इससे क्या होगा ना, हाई प्रोड्यूसिंग यील्डिंग वैरायटी या प्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज। अगर मैं इंटर स्पेसिफिक करता हूं, इस क्या होता है, सेम जेनस के दो पर्टिकुलर चीज के अंदर या दो पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर मैं क्रॉस करवा रहा हूं, इससे क्या होता है, जो प्लांट तैयार होता है वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है। अगर इंटरजेनरिक करता हूं तो दो डिफरेंट जेनरा के अंदर से क्रॉस करवाता हूं। आपके पास बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। पहली बात, सर आप फैमिली के बारे में बोल रहे हैं, स्पीसीज के बारे में बोल रहे हैं, जेनरा के बारे में बोल रहे हैं, ये होता क्या है? जेनस के बारे में होगा। आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा जिसको हम लोग कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में अगर आप पढ़ेंगे, जहां पे आपका प्लांटिया जो किंगडम है, एनिमेलिया और प्लांटिया, एनिमेलिया और प्लांटिया, ये दो पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली प्लांटिया प्लांट्स के लिए है, एनिमेलिया एनिमल्स के लिए। अब एनिमेलिया के अंदर आपको करीबन बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे जो अलग अलग एनिमल स्पीसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, whereas इन द प्लांटिया हम लोगों को अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जैसे ब्रायोफाइटा मिलेंगे, हेलोफाइटा मिलेंगे, ब्रायोफाइटा मिलेंगे, टेरिडोफाइटा मिलेगा। टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म मिलेगा, एंजियोस्पर्म मिलेगा, फेनोग्राम्स मिलेंगे, क्रिप्टोग्राम्स मिलेंगे। ये हमारा प्लांट किंगडम्स के कुछ नाम से, जिस नाम के ऊपर हम लोगों ने अलग अलग प्लांट को डिवाइड किए हैं और उनके बीच हम एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो मेरा जो अल्टीमेट जो क्रॉप का रेजिस्टेंट होगा वो अच्छा होगा। So introducing a gene in this technique, इस टेक्निक में क्या कर रहे हैं, एक जीन को, एक पर्टिकुलर जीन को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे जीन के साथ। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें हमारा गुड प्लांट वैरायटी होगा। अगर मैं इस गुड प्लांट वैरायटी का कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूं, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप शुड प्रोड्यूस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन फाउंड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, या ऐसे बोल सकते हैं द न्यू वैरायटीज शुड ऑलवेज बी टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, या ऐसे भी बोल सकते हैं the seed should be good quality and all seed should be of the same variety, which should germinate under same conditions. So these are my particular characteristics of a good plant variety. So I know that crop variety improvement is not fully clear with you, but the more times I go ahead and explain the things to you, it will be easier. अब एकदम हिंदी में कुछ चीजों को जान लेते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात करूं तो ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से दो अलग अलग क्रॉप्स के बीच में जेनेटिकली उनको मर्ज करवा रहा हूं मेरा डिजायर प्रोडक्ट पाने के लिए। अब इसका भी 3 पार्ट है, जिसे कहते कहा हमने इंटर वेरिएंटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। अब इस जीन का इंट्रोड्यूस करके फायदा क्या होगा ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स निकलेंगे,
जो कि डिजीज रेजिस्टेंट होंगे। नॉर्मली उसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटीज होंगे। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का एक ही पार्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान मैं एक क्रॉप को improve कर सकता हूं। That is the main thing. Now I cannot able to complete the objective of the crop variety improvement because I am already not having a time with. So tomorrow we will continue with this particular part. I know it's a little bit boring. अगर मैं बुक से पढ़ाऊं तो और भी बोरिंग हो जाएगा। फिर भी मैं पॉइंट्स वाइज आपको समझाते हुए जा रहा हूं। आप अगर एक बार NCERT फॉलो करेंगे, you will able to understand it. Okay. So guys, do you have any problem? No, sir. It's okay. वो तो नहीं आता। जो पार्ट बोला है उसका समझ में आया है? क्लियर हुआ है ना? Yes, sir. Okay, good. No issue. कल एक बार रिकैप करके फिर से चीज को शुरू करेंगे तो it will be better for us. लास्ट नहीं समझ आया सर। आज मैसेज कहाँ आया था सर? क्या नहीं जाएगा? मैसेज मैंने ग्रुप में डाला हुआ था, तेरे पास क्यों नहीं जाएगा मुकेश? आया हुआ सर, आया हुआ। अब भी आया है? अब भी कैसे आएगा? इससे पहले ही आया था। तू देखेगा नहीं मुकेश तो क्या करूंगा मैं? सर अभी देखते हैं, रुकिए सर। लास्ट वाला कल बता दीजिएगा। एक बार लास्ट वाला कल मैं रिवाइज करूंगा। क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट मैं रिवीजन करूंगा, चिंता मत। आपका सबका म्यूट खोल देता हूँ ना, मेरा कान दमदम करने लगता है, इतना आप लोग मतलब आवाज होता है आप लोगों का। Okay, for today I am ending the class. What happened, Shalini? सर हो गया। आर्या लकी है। लकी म्यूट खोलना। क्या बात करना तुझे लकी थे? अभी समय नहीं है। आई एम एंडिंग द क्लास फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सॉरी, गुड नाइट। सॉरी, गुड बाय। डोंट लव। कभी कभी होता है, मैं भी इंसान।